हेलो व्यूअर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारे डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यह एक रिवीजन सीरीज है जो आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में आपको रिवाइज करवाएगा और आपकी प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी सभी तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो कुछ इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं जिससे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, उसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, जो आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट डेट एंड इवेंट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। कब हुई थी? देखिए, ये अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक वन लाइनर क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो 1787 में हुई थी। और ये 1757 में। और ये जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, इसने ये इंश्योर कर दिया था कि इसने पूरा पूरा इंश्योर कर दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में होगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल था 1757 में। फिर आगे चलते हैं 1761 में जो लड़ाई हुई थी वो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टूक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 विद अहमद शाह दुर्रानी शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध। जो 1761 में जो दूसरी एक लड़ाई हुई थी, वो किन के बीच हुई थी? एक तरफ तो आपका वही था, क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या दूसरी तरफ तीन लोगों ने मिल के ये लड़ाई लड़ा था। कि उसमें कौन कौन था, ये कब लड़ाई गई थी? 14 जनवरी 1761। इसमें जो वो तीन लोग थे, अहमद शाह दुर्रानी था, शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब था, और नहीं सॉरी, अहमद शाह दुर्रानी, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध। जो शुजाउद्दौला था वो बंगाल का नवाब था, और जो अवध का नवाब था, इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पर अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई हार गए थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अच्छे तोपखाने थे, अच्छी बंदूकें थी। और इस लड़ाई को हारने का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा कारण यह था कि जो ये तीन नवाब लड़ रहे थे, इनके इनके सेनापति ने इनके साथ धोखा किया था। सो डैट ये 1761 की जो पानीपत की थर्ड लड़ाई थी वो हार गए। फिर आगे चलते हैं 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये जो बैटल ऑफ बक्सर था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कब लड़ा गया था? 1764। बैटल ऑफ बक्सर वाज फोर्टन 22 एंड 23 अक्टूबर 1764। कब लड़ा गया था? ये डेट तो खैर नहीं पूछा जाएगा, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई। तो 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो,
देखिए आप पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कंबाइंड आर्मी, ये भी, ये जो बक्सर की लड़ाई थी ये भी किनके बीच, एक तरफ तो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका जिसका नेतृत्व हेक्टर मुन्नो करा, दूसरी तरफ एक मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर। जो ये जो लड़ाई थी ये भी तीन लोगों ने मिलकर लड़ी थी। एक तो पहला था मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और मुगल एम्पायर जो लास्ट मुगल एम्पायर था उस नहीं मुगल एम्पायर था उस, ये तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फाइट करा था 1764 में, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। और आपको पता है बक्सर कहाँ है? बक्सर बिहार 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 राज्य में स्थित है बक्सर, जहाँ ये लड़ाई लड़ी गई थी। और जब और अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला, और इस बैटल का जो एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो यह इससे भी आप स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसका जो एंड हुआ था कि कौन सी ट्रीटी से हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में के तहत इस लड़ाई का एंड हुआ। फिर चलिए अब आगे चलते हैं। आगे 1780 और 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और 1780 और 84 में जो द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। तो ये मैसूर राज्य कहाँ है? मैसूर अभी फ़िलहाल कर्नाटक राज्य में स्थित एक जगह है मैसूर, जहाँ 1780 और 84 में एक लड़ाई लड़ी गई थी, द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रेंच। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के बीच लड़ी गई थी, लेकिन एक्चुअली में ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच थी, क्योंकि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मैसूर राज्य का साथ दे रही थी। तो इसलिए इस लड़ाई को हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो एक्चुअल में लड़ाई फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच था, लेकिन मैसूर राज्य बीच में था जिसका साथ फ्रेंच आर्मी दे रही थी। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। अब एक और लड़ाई लगी 1784, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, ऑल्सो नॉन पीट्स इंडिया एक्ट। और 1784 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट आया जिसे हम पीट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ गया ये रहा। 1784 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट EIC एक्ट 1784 ऑल्सो नॉन एज पीट्स इंडिया एक्ट। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो यह एक्ट था इसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया and provide for joint government of British India and by the company and crown, with the government holding the ultimate authority. A 6-member board of control was set up. Political activity and court of director of financial commercial activity as regulating act had many defect in was necessary to pass। जो सिंपल भाषा में मैं आपको ये बताऊं, जो पीट्स इंडिया एक्ट था इसमें इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया में शासन करने के लिए एक एक्ट लागू किया, जिसमें ब्रिटेन में 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई जो ब्रिटेन में रह के इंडिया में शासन करने का और पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी उसके लिए जिम्मेदार होगी। तो यह डायरेक्ट क्राउन के होल्डिंग में था। जो क्राउन था वहाँ का ब्रिटेन का
ब्रिटेन का प्रिंस उसके द्वारा उसके होल्डिंग में था, और उसने यही एक 6 मेंबर, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप करा, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और फाइनेंशियल कमर्शियल एक्टिविटी को एज द रेगुलेटिंग एक्ट्स हैड मेनी डिफेक्ट। और जो ये 6 मेंबर की जो कमेटी थी, ये भारत में चल रहे सभी पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल जो भी एक्टिविटी होगी उसकी निगरानी करेगा तथा उसके लिए जिम्मेवार होगा। तो जो पीट्स इंडिया एक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, और ये कब आया था? 1784 में आया था। फिर चलिए आगे चलते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1790 से 1792 में। ये बस ये याद कर लीजिए ये कब हुआ था, क्योंकि यूपीएससी में और पीसीएस में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे देते हैं, और उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहते हैं कि कौन सा इवेंट्स पहले हुआ था, उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। फिर आगे चलें 1793 द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1793 में था अस्थाई, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? कुछ नहीं, अस्थाई बंदोबस्त एक कर इकट्ठा करने की एक तरीका था, इस अस्थाई बंदोबस्त में जिसमें कंपनी डायरेक्ट कर इकट्ठा ना करके वहाँ इस एरिया में किसी जिम्मेदार को आगे कर दिया, और उससे कहा गया कि तुम सारा कर इकट्ठा करके आप मेरे पास लाके जमा करो, जिसमें से हम आपको कुछ पैसे आपको देंगे, जो आपने मेहनत करा है उसके लिए हम कुछ पैसा देंगे। इसी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। और इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तीन बंदोबस्त किए गए थे, एक अस्थाई बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी, एक महलवाड़ी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई परमानेंट सेटलमेंट। चलिए फिर आगे चलते हैं। 1839 से 1842 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, इससे भी हम ऐसे याद कर सकते थे। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था? तो 1839 से 1842 में हुआ था। फिर आगे 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, तो 1845-46 में क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था। उसके बाद 1853, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 1853 में इंडिया में पहली बार फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने एंड अ टेलीग्राफ लाइन इन कलकत्ता बाय डलहौजी। जो 1853 का जो ईयर था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इसी साल इंडिया में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत हुई, जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और टेलीग्राफ लाइन का भी आविष्कार हुआ था कलकत्ता में, जो किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा। ये डलहौजी वही गवर्नर है जिसने हड़प की नीति अपनाई थी, इस नीति के तहत इसने इंडिया के उन राज्यों को हड़पना चालू कर दिया जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो फिर आगे चला 1857, ये तो हम सभी को पता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेकन प्लेस इन इंडिया, जो 1857 की लड़ाई थी उसे हम इंडिया का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे ये देखें, आगे 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो किसके द्वारा की गई थी? एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी था A.O. ह्यूम, उसके द्वारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो मुंबई में हुआ था। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा था? इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। और जो जगह ये जो सेशन हुआ था वह तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जो मुंबई में है। फिर आगे हम चलते हैं 1905। 1905 में एक बहुत ही भयानक और बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना घटी, जिसे हम कहते हैं बंगाल का विभाजन। 1950 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। और फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई बाई समीउल्लाह एट ढाका। जो 1906 का ईयर था, उसमें समीउल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और 1911 देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1911 में ब्रिटेन की महारानी क्वींस एलिजाबेथ भारत आई थी, जिसे अंग्रेज़ों ने दिल्ली दरबार के नाम से उनके आने का स्वागत किया था। और इसी साल पहली बार जो इंडिया की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित करके दिल्ली बनाया गया था। तो 1911 इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो सकता है कि इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया था। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ इंडिया आई थी। 1916 दिल्ली दरबार किंग एंड क्वीन विजिटेड इंडिया एंड दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। और 1916 में भी ब्रिटेन की रानी और महाराज दोनों आए थे और दिल्ली को 1911 में तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाएंगे। लेकिन 1916 में उन्होंने यह बिल्कुल मोहर लगा दी कि हस्तांतरित कर दी कि इंडिया की राजधानी दिल्ली ही होगी। फिर आगे चलते हैं। आगे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस जलियांवाला बाग मैसेकर एट। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जिसके विरोध में शांतिपूर्वक पंजाब में बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक शांति सभा कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और किस कारण हुआ था? कि इस कारण यह था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जिसके विरोध में एक बिल्कुल शांतिपूर्वक आराम से बैठ के बैसाखी के दिन में जलियांवाला बाग एक जगह है पंजाब में, वहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। और वहीं जनरल डायर ने निर्दोष और निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई। फिर चलते हैं 1920 में क्या था? खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था। 1927 बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन आया था, जिसके विरोध हुआ था। तो बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन 1927। 1929 में रेजुलेशन ऑफ पूर्ण स्वराज was passed at Lahore session of the Indian National Congress। और 1929 में एक रेजुलेशन पास हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई। और ये कब हुआ था? जो लाहौर का सेशन हुआ था, इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वराज की बात कही गई। फिर आ गए 1930 में क्या हुआ? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था। क्या था? डांडी मार्च। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक मार्च किया और नमक कानून का उल्लंघन करा। और 1930 में
सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी लॉन्च हुआ। सिविल डिसोबीडियंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। एक समझौता था गांधी जी और उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसके बीच एक समझौता हुआ। फिर 1935 में, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर ही लीजिए, क्योंकि हमारा लगभग आधा से ज़्यादा संविधान इसी पर आधारित है। क्या है? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। 1940 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया। और 1946 में क्या हुआ? 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया एंड इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म एट द सेंटर। और 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया जिसने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा। और 1947 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवीज़न, सॉरी यहाँ पे विजन लिखा, डी मिटा हुआ है। डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम सेपरेट इंडिपेंडेंस डोमिनियन स्टेट। और 1947 में डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और दो सेपरेट राज्य, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। और फिर भी यदि कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बस ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे कर लीजिए, क्योंकि आप हर एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री के इस इवेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बस अगर आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यह वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप हमें लिखकर कमेंट में ज़रूर बताएं और डिसलाइक करें, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो कितने लोगों को अच्छा पसंद आ रहा है और कितने लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।